इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले से डालते हैं हेडलाइंस पर। दमोह में गर्भवती को मिली हेलीकॉप्टर से अपार चिकित्सा सहायता, परिवार को मिली बड़ी राहत, एसपी और कलेक्टर ने की तुरंत कार्रवाई। दमोह में विधानसभा सत्र में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पारित, मुख्यमंत्री बोले सत्र में स्वस्थ वातावरण में सभी मुद्दों पर खुलकर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम का बड़ा बयान, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो रही। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा का डी राजा के बयान पर जवाब, बोले वंदे मातरम सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण और एकजुटता का है प्रतीक। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। दमोह से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां गर्भवती महिला सपना लोधी, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई थी, जब उनके लिए हेलीकॉप्टर से तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। इस निर्णय के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सपना की स्थिति में तेजी से सुधार हो सकेगा। प्रशासन की यही सक्रियता न केवल संवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि सही समय पर की गई कार्रवाई किसी की जिंदगी बचा सकती है। दरअसल पल्स 24 न्यूज की रिपोर्ट के बाद प्रशासन हरकत में आया और तुरंत कार्रवाई शुरू की गई। दमोह में एसपी और कलेक्टर ने बिना देर किए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए। सपना लोधी के परिजन इस कठिन समय से गुजर रहे हैं और प्रशासन की इस मदद से उन्हें बड़ी राहत मिली है। परिवार ने भी अधिकारियों का धन्यवाद व्यक्त किया। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सपना को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके और उनकी जान सुरक्षित रहे। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि जब प्रशासन, मीडिया, समाज एक साथ खड़े हो तो किसी भी संकट को कम किया जा सकता है। क्या नाम है आपको? नीलेश लोधी। उनका? सपना लोधी। कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग जबलपुर से। तो भर्ती आप क्या हो गया था इनको? इनको डिलीवरी होनी थी 7वें महीने में। तो पहले तो आए थे हम 26 तारीख को दमोह जांच करवाने, सोनोग्राफी करवाने के लिए। तो इन्होंने हमें आईसीयू में कर दिया, वो वहाँ वाले दूसरे नंबर पे। तो उधर से रेफर हो गए हम मेडिकल कॉलेज गए हम 8:30 बजे पहुँच गए थे मेडिकल कॉलेज। तो 8:30 बजे से उनने गोली दी ने पलंग दाऊ पर वे गिलाने मान के चल ऐसे पे पड़ गई टेबल पे। तो सवेरे के 4 बजे उन्होंने गोली भी नहीं दी। फिर 5:30 के 6 बजे आए, ये 4 डॉक्टर हुए थे, देखो भी हो सो कन लगे हमसे, तुम्हारा 10 का चान है, हमें तुम्हारा बच्चा का है पेट में, शांत होगा। तो हमने कही के या फिर ऑपरेशन कर दो, तुम शांत हुए तो ऑपरेशन करो। तो वे कह रहे नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। फिर भी सन आ गए कम से, वे उनकी नाइट की ड्यूटी आती, वे चले गए। हम सवेरे से लड़े चक्कर काटते रहे। हमने नर्स मैडमों से भी कही, तो हमारे बच्चा शांत हुआ, डॉक्टर बता गए, हमारा दस्तखत भी ले लिया उनने। फिर भी उनने कछु न करो। हमें रात के 8 बज गए, 12 घंटे हो गए बच्चा ख़त्म हुआ है। तो अब उनने हमें कछु नहीं कहा, हम प्राइवेट में ले गए जानकी रमन हॉस्पिटल में। उसे हम नॉर्मल डिलीवरी हो गई, बच्चा पेट में ख़त्म होगा तो डिलीवरी हो गई। जब बच्चा भाव तो सपना 2 बार चिल्लाई और बोली कि हम ला दें और मम्मी हो बाल बच्चे दे दी हो। सो उनने हमें दवा जब से भी गैर होश हैं।
तो उतने के डॉक्टर ने कह रही थी 1% आशा है, 99% आशा नहीं है। तो हम तो ले जा रहे थे घर है लोहर्रा। तो फिर हमारे मन में आओ कि अब घर है तो जा ही रहा है, तो अपन दमोह जिला में जांच करवा ली, चेकअप करवा ली थी। कितने बजे आए थे यहाँ? हम आए थे वही 5 अब समय तो नहीं हम बता सकते, इतना ही शाम के टाइम आए थे 5 से कल? तो हमें आज इतने पे बहुत बदलाव दिखा कि आंखें खोल लाई, अपन कछु भी बोलो तो ऐसे मुड़ करके इशारा भी कर दी। अब रेफर बना इनने हमारा भोपाल का, तो कल हमें जाना है 8 साढ़े 8 बजे। ठीक है, मतलब सही है? सही है। अब कहाँ की रहने वाले बताया? लोहर्रा, ग्राम पंचायत लोहर्रा और तहसील पटेरा है। आपकी कौन कहलाएगी? हमारी वाइफ पहला। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सत्र को बेहद सफल बताया। उन्होंने कहा कि सत्र में सभी विषयों पर स्वस्थ वातावरण में खुलकर चर्चा हुई और सत्र ने अपने निर्धारित उद्देश्यों की सफल प्राप्ति की। मुख्यमंत्री ने सत्र की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि इस अवधि में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुरूपक बजट पारित किया गया है। इसके साथ ही राजधानी भोपाल में शिकारे का लोकार्पण भी सत्र के दौरान ही संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि नगर पालिका अधिनियम में संशोधन भी पारित हुआ, जो नागरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने सत्र के दौरान सभी सवालों के तर्कसंगत और तथ्यात्मक जवाब दिए और जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सत्र में जहां सत्पक्ष और सकारात्मक भूमिका निभाई, तो वहीं विपक्ष की नकारात्मक सोच का भी प्रभावी ढंग से जवाब दिया गया है। बजट सत्र में स्वस्थ वातावरण में सरकार ने खुले मन से सारे विषयों को लेकर के पक्ष विपक्ष दोनों के सामने अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट की और ये 5 दिन का चलने वाला सत्र बराबर अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ कई सारी उपलब्धि लेकर के आया। न केवल 13,500 करोड़ से ज़्यादा का हमारा पूरक बजट भी पास हुआ, बल्कि इसी दरमियान हमने अपने पर्यटन विभाग के द्वारा डल झील की तर्ज पर भोपाल झील में शिकारों का लोकार्पण भी किया। हमने नगर पालिका अधिनियम के अंदर संशोधन करके अध्यक्षीय प्रणाली सीधे सीधे करने का भी इसी में से एक अध्यादेश का कानून के रूप में परिवर्तन हुआ। और इसी के साथ साथ सभी विषयों पर जिस प्रकार से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विपक्ष ने प्रश्न चाहे, उन सारे प्रश्नों का यथायोग्य तर्क संगत तरीके से सरकार ने जवाब भी दिया। ये सरकार जवाबदेही में पारदर्शिता के साथ प्रजातंत्र के लिए जवाबदार सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर देश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इस उद्देश्य को लेकर के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके भविष्य की अच्छी कल्पना और कामना करते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी कटिबद्ध हैं और सकारात्मक भूमिका के आधार पर नकारात्मक विपक्ष की हर बात का जवाब भी हमारी अपनी भूमिका से देने के लिए तत्पर हैं। लेकिन लोकतंत्र में संवाद डायस पे मंच से अपने अपने पक्ष की भूमिका रखे। मुझे संतोष है कि हमारे पक्ष के लोगों ने भी अच्छी बात रखी, माननीय मंत्रीगणों ने अच्छे से जवाब दिए। नेता प्रतिपक्ष ने उनकी भी जो आलोचना का तरीका था सकारात्मक था। मैं एक तरह से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के मित्रों के साथ भी ये सदन का संचालन जो पूरा हुआ, मैं दोनों पक्ष को बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। झारखंड के केरेडारी कोल माइनिंग दिवस के अवसर पर केरेडारी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट ने एक अनोखी और भावपूर्ण शुरुआत की। हजारीबाग स्थित वृद्धाश्रम पहुंचकर टीम ने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और इस पावन दिवस का शुभारंभ किया। जैसे ही केक काटा गया, बुजुर्गों के चेहरे खिल उठे। उनकी आंखों में चमक और आशीर्वाद की उजली रोशनी ने पूरे वातावरण को मानवीय संवेदना से भर दिया। स्नेह, अपनापन और देखभाल से भरे उपहारों ने इस कार्यक्रम को और भी विशेष बना दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्कृति महिला समिति का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। उनके समर्पण ने इस पहल को एक सुंदर सामाजिक संदेश में बदल दिया। यह संदेश कि जहां स्नेह पहुंचता है, वहां आशीर्वाद स्वतः खिल उठते हैं। इस अवसर पर प्रमुख मानव संसाधन SP गुप्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। महिला क्लब की सदस्यों
और संवेदनशील भागीदारी ने आयोजन को और भी भावनात्मक बना दिया। हजारीबाग पुलिस को संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। केरेडारी थाना क्षेत्र में बुंदू जंगल की गई विशेष छापेमारी में पुलिस ने आलोक गिरोह से जुड़े 4 अपराधियों अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 3 पिस्तौल, 1 कार्बाइन गन, 9 जिंदा कारतूस, 8 मोबाइल फोन समेत कई अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए। ये कार्रवाई बड़का गांव एसडीएफओ पवन कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने की। इस टीम ने केरेडारी थाना प्रभारी विवेक कुमार की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अंजन सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बुंदू से कोले जाने वाले सड़क पर पैदल सर्च अभियान चलाया। इसी दौरान पुलिस को देखते ही आरोपी जंगल की ओर भागने लगे, लेकिन चारों को घेराबंदी कर दबोच लिया गया। हाँ, 23 नवंबर को केरेडारी थाना क्षेत्र में रूपलाल करमाली की हत्या हुई थी और जांच में पता चला कि उसकी हत्या उसको डायन और वो बता करके उसकी हत्या की गई थी, जिसकी हत्या अर्जुन करमाली ने किया। ये भी उसी गांव का रहने वाला है। अर्जुन करमाली जो पिछले कम से कम 7-8 साल से टीपीसी में एक्टिव रहा और सब जोनल भी इसका रैंक था टीपीसी में। बाद में अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिल करके ये एक अलग गिरोह बनाया जिसका नाम इसने आलोक गिरोह रखा और इस पूरे क्षेत्र में आप केरेडारी, बड़का गांव, सिल्ली, चतरा, इन सारे क्षेत्र में ये अपनी गतिविधि को कारित करता था। तो टीपीसी का एक फ्रैक्शन पूरी तरह से अलग हुआ था जिसको लीड अर्जुन करमाली और 1-2 और लोग हैं वो कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने एक एसआईटी बनाया था जिसने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक अर्जुन करमाली है, इसी का उर्फ में भैरव सिंह भी इसको कहते थे। फिर समीर कुमार है, राहुल कुमार और निखिल विश्वकर्मा, ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हमें 4 वेपन भी मिला है। इसमें एक कंट्री मेड कार्बाइन है और 3 पिस्टल हैं, साथ में मोबाइल फ़ोन भी मिला है। तो ये एक जो गिरोह अलग आलोक गिरोह बनाया था उसके ये सभी सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है और जो फ्रैक्शन इस एरिया में घूम रहा था और लेवी वसूलना, धमकी देना या आगजनी के कांडों को कारित करना, इस तरह की घटनाएं कर रहा था, तो इस पर मुझे लगता है पूरी तरह से रोक लगी। लगभग कितने केसेस में अभी तक जो जानकारी है तो अर्जुन करमाली के ऊपर कम से कम 15 केस हैं, अलग अलग जिलों में हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो, आई एम श्योर कि ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये केवल हजारीबाग में नहीं, जैसे मैंने बताया कि रांची, चतरा, रामगढ़, हजारीबाग तो है ही, इन सभी एरियाज में ये घटनाएं कर रहा था। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सरकारी कामकाज से जुड़े मुद्दों को लेकर किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत धारवाड़ जिले के कलघटगी तालुक के तहसीलदार कार्यालय के सामने बीते रविवार किसानों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि कई सरकारी अधिकारी वर्षों से एक ही पद और एक ही स्थान पर जमे हुए हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। किसानों का कहना है कि जिले के कई अधिकारियों को धारवाड़ के दूसरे तालुकों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। कई अधिकारी 5 से 10 साल तक एक ही जगह पर तैनात बने रहते हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। दरअसल किसानों ने इसे प्रशासनिक विडंबना बताया और कहा कि जब एक ही अधिकारी लंबे समय तक एक ही स्थान पर कार्यरत रहता है तो स्थानीय दबाव, राजनीतिक प्रभाव और व्यक्तिगत संबंधों का असर सरकारी कामकाज पर स्पष्ट दिखने लगता है। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि तालुका स्तर के यह अधिकारी इलाके के कर्मचारियों से बेखौफ होकर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अधिकारियों के लंबे समय तक पदस्थ रहने से आम जनता के कार्य प्रभावित हो रहे हैं और सरकारी दफ्तरों में जवाबदेही घटती जा रही है। किसानों ने जिला स्तर और राज्य स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और भी व्यापक किया जाएगा। किसानों ने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर वे जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च करेंगे। धरना स्थल पर पहुंचे ग्रामीण नेताओं ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था तभी प्रभावी होती है जब अधिकारियों का नियमित स्थानांतरण हो और पद पर समय सीमा आधारित सेवा नियमों का पालन किया जाए। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಿರಂತರ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎಸಿಯವರು ಮರಿಯವರು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾಕಾಲ ನಾವು ಒಂದು 20-30 ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಾಳಿಂದ ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಇವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಕೆಲಸಗಳಾಗ ಯಾಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನೊಳಗಿದ್ದಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಮಾರು 5, 10, 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇರೆ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಳೋಪಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪಸಣ ಎತ್ತಿಗಳು ಪಸಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಒಳಗೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂಥರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಸ್ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಏನ ಒಂದೇ ಜಗದಾಗ ಅವರು ಬೇರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅವ್ರೇನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸ್ರಿ, ಆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದಂತ ಜಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಲಗಡಿ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಅದಾದಾಗ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಳೋಪಜ್ ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷಣ ಯಾರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಯಾರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಸಣ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ 1 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷಣ ನೋವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇವನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು, ಯಾರ್ಯಾರ 5 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ವರದಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರು ವರದಿ ಕೊಟ್ರ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಾಟಾ ಜರ್ಕೊಂಡು ವರದಿ ಕೊಟ್ರ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಯಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತವ್ರು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅವ್ರು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ವರದಿ ಕೊಟ್ರ ಜಿಲ್ಲಾದೊಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾ ಎಸ್ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಕರೆ, ಆ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ನಾವು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಲಗಡಿ ಒಳಗಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹೋರಾಟ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘ ಹೋರಾಟ ಆದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಾಗ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಸಂದ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘ ಹೋರಾಟ ನಡೀತು. ಅವಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರ ತಗೊಂಡ್ರ. ಅವಾಗ 3200 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅವ್ರಷ್ಟ ಹೋರಾಟದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷಣ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗ ಅವ್ನ ಪುಟಕ ಧಾರವಾಡದಾಗ ನಾನು ಕೂಡಿ IB ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು DC ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದಂತೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೇಶನಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಆ ಟ್ರಿಮಲ್ ಆಕ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಗಲಿಂಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸುಳಿಗಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ತಾವು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಈ ನಮ್ಮ ರೈತರ ದಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರ. ಒಮ್ಮೆ ಆದೇಶ ಆ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಒಮ್ಮೆ ಆದೇಶ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ದಿನ ತಿರುಗಾಡಿ ಸತ್ತಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಫೀಸು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಬಿಟ್ರೆ DC ಆಫೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೂಗು ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ. ನಮಗೇನು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನೋವು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರ. ಅವ್ರು ಇದೇ ತಾಲೂಕು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ತಾಲೂಕು ಹಾಕ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ AC ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು DC ಅವರು ಮುಖಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಮಾಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದೇನ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರ್ತೈತಿ. ರೈತರ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯ ಮಾಡರಿಗೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने CPI के जनरल सेक्रेटरी डी राजा के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी है। डी राजा ने वंदे मातरम और राष्ट्रवाद को लेकर टिप्पणियां की थी कि जिन पर दिनेश शर्मा ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं, ये देश की आवाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यह लोगों को एक सूत्र में बांधता है। दिनेश शर्मा ने आगे कहा कि यदि भाजपा राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाती है तो अन्य दलें जैसे कांग्रेस, TMC, CPI, समाजवादी पार्टी को भी राष्ट्र प्रेम की इस धारा में शामिल होना चाहिए। उनका कहना था कि सभी राजनीतिक दलों को देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति सम्मान का उदाहरण पेश करना चाहिए, न कि इसे केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। सांसद ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि वंदे मातरम जैसी भावनात्मक और ऐतिहासिक धरोहर केवल गायका नहीं, नेता नहीं, बल्कि पूरे देश की पहचान और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रतीक है। अब अगर राष्ट्रभक्ति भी प्रमोट करने की बात कोई कहता है तो ये तो अच्छी चीज है ना। हम राष्ट्रभक्ति प्रमोट कर रहे हैं, आप भी साथ में आओ। ये साथ में नहीं आएंगे, ये वो उस चीज में साथ में आएंगे जहां जो राष्ट्र के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप करने वाला हो या सनातन के खिलाफ बोलने वाला हो, वहां सब एक हो जाते हैं। राष्ट्रभक्ति के विषय पर कोई एक नहीं होता। वंदे मातरम
ये राष्ट्रगीत नहीं है केवल, ये देश की आवाज को उठाने वाला, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने वाला वो भाव भंगिमा है जिसमें आजादी के जो हमारे जो सिपाही थे, आजादी के जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, वो उनके लिए एक सूत्र वाक्य था और उस वाक्य के आधार पर वो क्रांतिकारी अपने कार्यों को अंजाम देते थे। ये लोगों को एक सूत्र में बांधता था। अगर ऐसा ही होता तो अल्लामा इकबाल, खान अब्दुल गफ्फार खान या मौलाना आजाद ऐसे लोगों ने वंदे मातरम गाया है। अगर ये गैर इस्लामी होता तो इस्लाम को मानने वाले ये लोग गाना क्यों गाते? अल्लामा इकबाल तो बाद में चले गए, वो चले गए पाकिस्तान। तो ये तथाकथित लोगों ने राष्ट्र को एक ना हो, इसको इसलिए हिंदू और मुस्लिम में करके बांट दिया। ये अशफाकुल्ला खां का जो संपर्क का ध्येय वाक्य था वंदे मातरम, आप आज इसको सांप्रदायिक भागों में क्यों बांट रहे हैं? अरे इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप देखो, जिसमें बंकम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जहां बैठते थे, उनका जो स्मारक बनाया गया, वो उस स्मारक में ताला लगा हुआ है। वहां मजदूर सोते हैं जाके, धूल से पूरा वो आच्छादित है। उसको राष्ट्रीय धरोहर बना के उसका निर्माण किया गया था। आप राष्ट्रगीत लिखने वाले व्यक्ति की राष्ट्रीय धरोहर का इतना अपमान कर रहे हैं। उनकी 5वीं पीढ़ी के लोग आज भी कह रहे हैं कि ऐसे ही करना, तो उसको राष्ट्रीय धरोहर क्यों बनाया? लाइब्रेरी की जगह आज दूसरी चीज का उपयोग आप कर रहे हो। फिर आप कहते हो कि बीजेपी मुद्दा बनाती। अगर बीजेपी राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाती है तो राष्ट्रवाद की इस धारा में आप भी डुबकी लगाओ ना। ये कांग्रेस, ये तृणमूल, ये कम्युनिस्ट, ये सपा, ये आरजेडी, ये अपने आप को क्या राष्ट्र प्रेम से अलग मानते हैं? मैं समझता हूं कि वंदे मातरम का गान ये शक्ति और ऊर्जा का संचार करता है। मोदी जी ने तो करके दिखाया ना, वंदे मातरम जो है उसमें डाक टिकट जारी हुआ। उसके आप देखो तो वंदे भारत ट्रेन चल रही है। ये आज से थोड़ी है। ये मुद्दा ये भारतीय जनता पार्टी के हर एजेंडे में हर साल से रहता है और आज ये अच्छी चीज है कि इसको वो स्थान धीरे धीरे प्राप्त हुआ जो इसको बहुत पहले मिल जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में सामाजिक न्याय को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही बहस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संसद में अक्सर सामाजिक न्याय पर चर्चा होती है और यह भारतीय राजनीति का प्रमुख एजेंडा रहा। अर्जुन राम मेघवाल ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 11 वर्षों में बनाई गई नीतियों से सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठे नैरेटिव फैला रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण को समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2024 के चुनावों में कांग्रेस ने डिफेक तकनीकें से इस्तेमाल कर रहे मोदी के पुराने बयान को फैलाया, जिसमें उन्होंने नेहरू से जुड़े एक संदर्भ में कहा कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। आज के इस एजेंडे में हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। हमने इसको संविधान की मूल भावना में भी देखा, परखा, समझा। उसके बाद संसद में जब बहस होती थी या अब भी हो रही है तो सामाजिक न्याय का जिक्र प्राय होता है। राम मनोहर लोहिया जी ने इस शब्द को कई बार कोट किया, सोशल जस्टिस, और भारतीय राजनीति में भी सोशल जस्टिस एक एजेंडा बना हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो नीतियां बना रहे हैं उससे सोशल जस्टिस की जो मूल भावना है उसकी पूर्ति होती दिख रही है फील्ड में। जैसे किसी का कच्चा घर था, वो मोदी जी के कालखंड में पक्का बन गया, सोशल जस्टिस। किसी के घर में लाइट नहीं थी, मोदी जी के कालखंड में लाइट आ गई, बिजली, हर घर बिजली योजना के तहत,
सोशल जस्टिस। जो सामाजिक सम्मान का विषय रहता था, दलित समाज का भी, वंचित वर्ग का भी, SC/ST वर्ग का भी, तो मोदी जी ने बाबा साहब BR अम्बेडकर जी के नाम से पंचतीर्थ विकसित किए। दलित समाज को सामाजिक सम्मान मिला, सोशल जस्टिस की पूर्ति होने में सहयोग किया। आप देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में भी एक वेंचर कैपिटल फंड स्कीम बनाई। जैसे आप गांव में देखते हैं कि लाइट गांव में भी जारी है, इंडस्ट्रियल एरिया में भी जारी है। तो जो फैक्ट्री के लोग होते थे या वो कहते थे कि साहब ये डेडिकेटेड एक फीडर होना चाहिए जिससे हमारी लाइट कटे नहीं, हमारा प्रोडक्शन प्रभावित नहीं हो। तो वो डेडिकेटेड फीडर सब आया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वेंचर कैपिटल फंड स्कीम बनाई और उसके लिए जो पैसा रखा वो बैंकों को कहा कि ये खाली दलित समाज को ही देना है, डेडिकेटेड फंड। ये इस तरह की कई योजनाएं, अब उज्ज्वला योजना, जिसके घर गैस का चूल्हा नहीं, वो अधिकतर तो दलित समाज के ही लोग थे ना, उनको गैस का चूल्हा मिला, सम्मान मिला, शौचालय मिला, सम्मान मिला, सामाजिक न्याय की पूर्ति हुई। मैं गांव में देखता हूं कि जो 11 साल जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण सामाजिक न्याय गांव में दिखता हुआ नजर आ रहा है, और नीति आयोग के आंकड़े भी बोलते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। ये कौन लोग थे? ये कांग्रेस जो झूठे नैरेटिव गढ़ती रहती है कि नरेंद्र मोदी जी रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे। 2024 के चुनाव में आपने देखा कि डीप फेक के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का राज्यसभा में दिया गया एक बयान, जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित था। उन्होंने कहा, उन्होंने 1961 में लेटर लिखा कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। उसको उन्होंने डीप फेक करके कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने 2024 के चुनाव में चलाए। लेकिन उसके बाद हरियाणा में आपने देखा क्या हुआ, आपने महाराष्ट्र में देखा क्या हुआ, आपने दिल्ली में देखा क्या हुआ, आपने बिहार में देखा क्या हुआ। चकित है कांग्रेस कि हमारा ये फेक नैरेटिव चल नहीं रहा है। दलित समाज के लोग जाग गए हैं, समझ गए हैं कि वो फेक नैरेटिव था। बैंकों में रिजर्वेशन इंटैक्ट है, LIC में रिजर्वेशन इंटैक्ट है, आप पोस्ट ऑफिस में रिजर्वेशन इंटैक्ट है, रेलवे में रिजर्वेशन इंटैक्ट है। वो पता लग रहा है उनको, लोगों को नौकरियां मिल रही है। तो लगता है सामाजिक न्याय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। ऐसे ही अगर आपको मैं बात करूं मुद्रा स्कीम में आप देखेंगे 70% के आसपास महिलाओं को लोन मिला है। 70% के आसपास महिलाओं को लोन मिला, और उस लोन में भी अधिकतर दलित समाज को लोन मिला है। सामाजिक न्याय की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।